अनीशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनीशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और मेरे हाल से ये 1 2 3 दिन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनने को मिली हैं जिसकी वजह से बड़ा अफसोस भी है और साथ साथ हम ये सोचना भी चाहिए हम लोगों को कि बहुत सारी चीज़ें हम हंसी मजाक में कर लेते हैं और हमें नहीं पता होता कि उसका असर किसी सामने वाले पे किस तरह पड़ता है और वो उस चीज़ को किस तरह से लेता है और बाद में हमें समझ आता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अपने मामलात देखने चाहिए और दूसरों के मामलात से दूर रहना चाहिए। पर हम लोग करते इस तरह से हैं कि हम अपने मामलात नहीं देखते पर हम दूसरे के मामलात देखते भी हैं, उस पर बहुत सारी बात भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि जिन लोगों को नहीं पता वहाँ तक वो बात पहुँचा दें। तो मेरे हाल से अब बहुत सारे लोगों को जिनके ज़मीर जाग रहे हैं उनको सबक मिल चुका होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैं समझूंगी कि यह हादसा है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का। और उसके बाद अब मेरे हाल से थोड़ी सी हम लोगों को समझ आनी चाहिए, क्योंकि अमूमन हम लोग देखते हैं मैं सिर्फ इनकी बात नहीं करूँगी, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनके लिए भी हम लोग किस तरह के मीम्स बनते हैं जो हम लोग देखते हैं। तो मेरे हाल से इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। सोशल मीडिया पॉजिटिव चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के लिए नहीं है। हम पूरी दुनिया को क्या चीज़ें दिखाते हैं कि हमारी सोच इतनी छोटी है कि हम इन चीज़ों पे काम करते हैं। खैर, हमारे साथ हमारे जो है गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करती हूँ। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल एवरग्रीन। हाँ डॉक्टर साहब, अभी मैंने स्टार्ट में ही बात जो की डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, और मतलब जो चीज़ें चल रही थी यकीनन आपकी भी नज़र से गुजरी होंगी और हम सब की नज़र से गुजरी हैं। बहुत सारे लोगों ने, जब ये सिलसिला चल रहा था, पॉजिटिव चीज़ें भी लोगों ने पोस्ट की और बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव चीज़ें भी पोस्ट की। किसी इंसान को इतने डिप्रेशन में ले गए कि वो अकेला हो गया। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरीके से जो न्यूज़ हमारे तक पहुंची हैं उसका अंदाज़ा ये होता है उसको देख के कि कुछ जातियाँ हुई हैं आमिर लियाकत साहब के साथ और कुछ नेग्लिजेंस भी उनके हुए हैं, समझे। हमें एक ऐसा आदमी जो सोशल मीडिया पे और इतना बड़ा स्कॉलर हो और उसका इतना अच्छा खूबसूरत बैकग्राउंड हो, उसने थोड़ी सी उसको प्लानिंग करनी चाहिए थी अपने हिसाब से कि जिन लोगों को साथ वो वाबस्ता हो रहा है। देखिए, हर चीज़ हाईलाइट नहीं की जाती है। आप शादियां करें करें लेकिन इतना बड़ा हाईलाइट करने की उसको ज़रूरत नहीं है। हाँ, पहली शादी हमेशा हाईलाइट होती है, दूसरी तीसरी नहीं होती। दूसरी तीसरी देखिए हाईलाइट होती है, लेकिन वो कोई बड़ा काम नहीं था। हाँ, नहीं ना, पर उसकी वो वजह क्या होता है, हमारे यहाँ देखिए सेल्फिश लोगों की कमी नहीं है, हाँ, मतलब परस्त लोगों की कमी नहीं है। जो दूसरी तीसरी आएगी और फिर उसको भी देखना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका दौलत है, आपकी शख्सियत है, तो डेफिनेटली वो आपकी शख्सियत से मोहब्बत ज़रा कम ही रखेगी। ये हमारे यहाँ का एक सिस्टम चला है। अब वो चीज़ें जो उनकी लड़की ने जो वाइफ थी उसकी जो एक्सपोज की हैं, आप मुझे ये बताइए क्या ये जेब देता था उनको ऐसे वाइफ? आप इसी प्रोग्राम में हमने और आपने एक अभी हमने 2 3 हफ्ते पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपने खुद कहा था कि यार हमें मख्फी चीज़ें रखनी चाहिए। हमें ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हम जो घर की बातें बाहर एक्सपोज कर दें। सबसे बड़ा जो अल्लाह है जो चीज़ों को मख्फी रखता है, सबके राज पोशीदा उसके पास, अगर उसने एक्सपोज कर दी तो आप क्या करेंगे? तो ये रही बात कि उसने वो चीज़ें एक्सपोज कर दी जो ड्राइंग रूम की और बेडरूम की होती हैं। ये अखलाकियात के ख़िलाफ़ है ये बात। अब दूसरी तरफ आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के लिए भी हमने पहले बहुत सी बातें की थी। हर चीज़ के लिए कुछ रूल रेगुलेशन होने चाहिए। हमारे पास सोशल मीडिया का कोई रूल रेगुलेशन है, जो दिल चाहे हम डाल दें। और अपनी पब्लिसिटी के लिए, सोशल मीडिया को पॉपुलर होने के लिए, हमें ये नहीं पता कि इस चीज़ से उस शख्स पे क्या इम्पैक्ट होगा। आप ये देखें कि जब उन्होंने ये चीज़ें डाली हैं और हम और आपके लिए शर्मिंदगी के बाइस है। और जब वो मैंने आखिरी इंटरव्यू भी इनका लियाकत का सुना था मैंने लियाकत साहब का, तो वो उन्होंने कहा कि यार ये मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि ये चीज़ें मेरे बच्चों के पास पहुँची हैं सामने, और ये क्या है, ये सब कुछ इन लोगों ने किया। ये हालांकि मैं ये समझता हूँ जब ये इंटरव्यू जैसे ही रिलीज़ हुआ था लियाकत साहब का, इनके जो औलादें थी कहीं भी हो कैसे भी, देखिए बाप खो दिया ना उन्होंने, है ना, अपने वालिद को तो खो दिया, वो लड़की हो या बेटा हो या बेटी हो, है, उसको चाहिए था एक्शन में आना चाहिए था। वो कहता है ये डिप्रेशन की बातें हो रही कि ऐसा ना हो कि मेरा बाप जान से ना चला जाए। तब मैं सबको इसको जिम्मेदार ठहराता हूँ।
एक शख्स नहीं है, उसका सोशल मीडिया है, उसके औलाद हैं घर के हैं, उसकी वाइफ है जो उसने ऐसा किया, फिर हम सब भी तो बैठे ना हमदर्दों के तौर पे, कोई एक दो हमदर्दी उसके घर पे चला जाता। सुना मैंने ये था कि 3-4 दिन से वो लॉक था और बाहर नहीं निकल रहे थे, तो कोई एक आध कॉन्टेक्ट में आता कि वजह क्या, इतने दिन क्यों हो गए इस शख्स को, ऐसा पॉपुलर बंदा, हंसमुख बंदा ऐसे कैसे इंडोर हो गया एकदम। तो ये सब चीज़ें हमने देखी, इन सब बातों को देखते हैं अफसोस हम और आपको ही होता है कि हमने अच्छे अच्छे लोग खो दिए अपनी नादानियों की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि ये किस्म की चीज़ें हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया पे हो रही हैं, घरों में हो रही हैं, हमें ख्याल रखें। कब्र में सबने जाना है, ये जो मीडिया के जिस शख्स ने किया ये कर वो भी जाएगा कब्र में, और जो उनके साथ ज्यादतियाँ की हैं वो भी, और ख़ुद तो वो चले ही गए, समझे ना। तो हमें अपना अमल को थोड़ा बेहतर होना चाहिए। ये चीज़ें अगर एक नॉन मुस्लिम कंट्री में हो रही होती तो इतनी ज़्यादा जो थी वो हाईलाइट नहीं हो पाती, लेकिन ये इस्लामी मुल्क था जहाँ पे अखलाकियात को दर्ज दिया जाता है, जहाँ पे ये देखा जाता है कि दूसरे के जो बुराइयां हैं, दूसरे के जो अमल हैं, बुरे अमल हैं, उनको कैसे मख्फी रखा जाता है। और एक शख्स जो है वो बाहर के अलावा घर के हम जो है बेडरूम की चीज़ें बाहर रिलीज़ कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को आइंदा के लिए जो हुआ सो हुआ, समझे ना। ठीक है, आप अपने अपने दौल में देखिए, हर एक का घर मौजूद है, दिल मौजूद है, वो अपने शर्मिंदा हो या ना हो, वो तो आगे जाके हर एक का देखिए, जैसा इंसान यहाँ करेगा वैसे वो पाएगा। कुरान में मौजूद है ये सब चीज़ें, समझे। तो हमें केयर करना चाहिए। हमने एक अच्छे इंसान को खो दिया। हमें ये नहीं देखना कि आया कि वो मजहबी तौर पे कैसा था या उसका नज़रिया क्या था, लेकिन वो एक अच्छी शख्सियत थी, अच्छी हमारे लोगों के दरमियान अच्छी बात करता था, अच्छा उसने जो भी खिदमत की मैं समझता हूँ बेहतर करी है उसने, तो हमें उसके लिए दुआ खैर करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं कुछ ना मैंने नेगेटिव कभी पहले कहा है और ना अब कहूँगी, और ना मैं किसी के लिए नेगेटिव कहती हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का मुझे पसंद ही नहीं है ये सब चीज़ें करना। मैं कहती हूँ कि इंसान सिर्फ ख़ुद को देखे कि बेहतरी की तरफ किस तरह से लेके जाता है। पर मैं जो मर्द हजरात मुझे देख रहे हैं, मैं उनके लिए ज़रूर आज एक बात करूँगी। वो बात यह है कि आप जब अपने से बहुत कम उम्र या कुछ इस तरह की चीज़ें, या आप बड़े स्टार हैं, आपका बड़ा नाम है, लोग आपके पीछे आपसे मिलना चाहते हैं, और इस वजह पे, इस बिना पे अगर कोई रिश्ता आपके साथ बनाता है, तो आप यकीन करें वो रिश्ता मजबूत नहीं होता, वो लॉन्ग टाइम नहीं चल सकता। इसलिए कि वो उन चीज़ों से, उस शोहरत से, उस पैसे से वो रिश्ता होता है, वो रिश्ता आपसे नहीं होता। जब आपसे रिश्ता होता है तो वो कामयाब रिश्ता होता है। तो जब भी रिश्ता बनाए, खूबसूरती कुछ नहीं होती है, खूबसूरती वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है। और रही बात एज डिफरेंस जब इतना ज़्यादा होता है, ये मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, किसी एक शख्सियत के लिए नहीं बात कर रही हूँ, तो यकीनन आपको भी एहसास कमतरी का आप भी शिकार होते हैं कि जो आपसे इतनी छोटी या छोटा है, लड़का या लड़की, अगर आप मैरिड लाइफ में जाना चाहते हैं, तो आप ये सोचें कि किस तरह से लाइफ गुजारेंगे जब आप कहीं बाहर जाएंगे और वो आपसे बहुत छोटा और ख़ूबसूरत या खूबसूरत लग रही होगी, तो आपको ख़ुद अजीब सा फील होगा। तो कोशिश करें अपने लिए वो फ़ैसले करें जो आपको ख़ुद अपने लिए बेहतर लगें। ये सारी जो खूबसूरती है ये वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है। इंसान को अंदर से खूबसूरत होना चाहिए। और रही बात डिप्रेशन की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम लोगों के साथ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं। पर ख़ुद इंसान को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि डिप्रेशन में ना जाए, वो अपने आप को अपने काम में मसरूफ़ करे, दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ करे, उन लोगों के साथ मसरूफ़ करे, उस अपनी फैमिली का सोचे जो आपसे मोहब्बत करती है। किसी एक शख्स की आपसे मुंह फेर लेना, वो बाकी सारी चीज़ों पे आप मट्ठी डाल के सिर्फ एक शख्स का सोचें और डिप्रेशन में चले जाएं, तो मेरे हाल से ये नाइंसाफ़ी है। तो इसके लिए हमें ज़रूर काम करना चाहिए। खैर डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अब हम टॉपिक को चेंज करते हैं। मैं बड़ा सैड फील कर रही हूँ। इनके लिए एक पॉइंट में थोड़ा सा ये है जी। कि अभी भी देखिए इनकी जो लाइफ है कि मुहिमा है, कोई अभी तक कोई एग्जैक्ट कॉज सामने नहीं है कि इनकी डेथ कैसे हुई। मुख्तलिफ रीजन आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पढ़ा लिखा दौर है ये, अगर इनका पोस्टमार्टम हो जाता तो मैं समझता हूँ हर चीज़ सामने आ जाती, क्या वजह थी, क्या था, क्या नहीं था। ठीक है, इन्होंने पोस्टमार्टम नहीं करवाया और नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ पोस्टमार्टम होना चाहिए था। अगर इनका हो जाता तो आज हम आपकी बहुत सी ज़ुबानें बंद हो जाती, बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती और हकीकत सामने आती। और हकीकत लाजिम बात है, वो एक अच्छा इंसान था, बहुत सी बातें ज़ुबानें बंद हो जाती उनको उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के, और बहुत सी चीज़ों को हक़ाइक़ पता चलते। हमें अपने माशरे में इन किस्म की चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए
कि जो राइज हैं और जो हक को बताती हैं, सच्चाई को बताती हैं, जैसे यही चीज़ें हैं। क्योंकि आफ्टर डेथ जो है कोई चीज़ हमारे पास ऐसी नहीं होती जो डिक्लेयर कर दे कि आप बिफोर डेथ क्या थे या ड्यूरिंग डेथ क्या हुआ आपके साथ। ये पोस्टमार्टम एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत चीज़ बता के रख देती, खोल के रख देती है आपको एक एक चीज़ के आपके पास क्या था और कैसे डेथ हुई है, क्या हुआ ये। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको भी हमें प्रमोट करना चाहिए, नज़रिए को। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बजट पे, महंगाई पे, इस पे आते हैं, इस पे बात करते हैं, क्योंकि अब सुबह सुबह तो हमने बड़ी इस तरह की बातें कर ली मैं तो बस मेरा जहन कहीं और जा रहा है। मैं मतलब मेरे जहन में बार बार ये चीज़ आ रही है कि कोई इतना मतलब किस तरह से कोई इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर लेता है, किसी की ज़िंदगी के साथ खेल लेता है, वो चाहे कोई भी हो, किसी का इतना सा भी हिस्सा है तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। तो मेरा जहन तो इस तरफ जा रहा है। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मैं किसी से ऊंचे लहजे में भी जब बात करती हूँ तो मुझे बाद में फ़ील होता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं उस गलती को जो है वो ठीक करूँ और फिर मामलात अच्छे कर लूँ, पर शायद लोगों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता। खैर डॉक्टर साहब, महंगाई पे बात करते हैं। महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, क्या कहना चाहिए? जी डॉक्टर साहब। हाँ, देखिए महंगाई पे हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया और ये टॉपिक ऐसा है कि ये तो सदाबहार है। हाँ। है अच्छा बुरा ये तो होता ही रहता है। और अभी जो जिस टाइप का जो एक ज़मीनी बजट हमारे सामने आ रहा है और उस पर जो कमेंट्स हो रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि देखिए कोई भी बजट आए, अगर बजट नहीं भी आता है तो हमारे यहाँ पेट्रोल का बजट तो आता ही हर महीने जी, गैस का बजट तो आता ही हमारे पास, वो तो बढ़ रहा है। तो अंडरस्टूड बात है कि आवाम ने पिसना है जी। आवाम के लिए भलाई सामने मौजूद नहीं है। भलाई एक ही सूरत है, एक ही सूरत है कि आप पेट्रोल को किसी तरह कंट्रोल में करें, अपना पैसा आपका स्टेबल होना चाहिए, डॉलर को आप इतना नहीं बढ़ने दें, ऊंची उड़ान नहीं बढ़ने दें। वो बाहर की चीज़ है, आपकी नहीं है कि आप उसकी उड़ान देख के खुश हो रहे हैं, है ना। तो हमें इकदाम वो करने चाहिए जो इन चीज़ों को प्रमोट करता है। अब इसमें जो बजट में चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं ये, आप देखिए अभी इतना चीज़ें बढ़ गई पेट्रोल की वजह से, तमाम चीज़ें, अब हर चीज़ फिर बढ़ी है, हर चीज़ में टैक्स लगा। इनको असल में बेसिक नीड ये है कि आपको पैसा चाहिए। आपको पैसा कहाँ से आएगा आपके पास? देखिए सारी, मैंने बार बार कहता हूँ, अब मैं और इसको लिमिटेड कर देता हूँ, आपका मुल्क एक्सपोर्ट पे चलता है। ये मतलब अब मैंने बहुत सी चीज़ें ख़त्म कर दी। अब आप कहेंगे सर एक लाइन में बता दीजिए कि हम मुल्क कैसे चलाएं। आपका मुल्क एक्सपोर्ट पे चलेगा। आप जितना ज़्यादा आपकी एक्सपोर्ट होगी आपके मुल्क में, यानी आपकी बनी हुई चीज़ें, प्रोडक्शन जो आपकी है वो आप यूज़ कर लेंगे, उसके बाद वो जो एक्सेस चीज़ होगी वो आप बाहर भेजेंगे और उससे आप इतना पैसा कमाएंगे कि आप जो बाहर से चीज़ें खरीदें वो भी उसमें कंज्यूम हो जाएगी और आपके पास बच भी जाएगा। ये खुशहाली का राज है। आप इस वक्त हमारे पास जो एक्सपोर्ट का जो मयार है, यानी जो मैंने देखा है कि वो 29% या 31% था। नई हुकूमत ने कहा हम 35% तक ले जाएंगे 35% हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो बाकी के कहाँ चले गए 65%? वो आप बाहर से लेंगे, हैं, आप बाहर से मुल्क से लेंगे, उधार लेंगे आप, कौन उधार देगा आपको? कुछ भी नहीं देगा। तो महंगाई मुसलसल होती रहेगी, हम इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। सिंसियरिटी उस वक्त होगी जब हमारी सारी मिलें खुल जाएंगी, हमारे कारखाने चलने लग जाएंगे, हमारी जो है जो भी इंडस्ट्रीज़ है वो बरोकार आ जाएगी, हमारा जो इंसान है, यहाँ का जो लेबर है हमारे पास, वो बेहतर अंदाज में काम करने लगेगी। अभी मैं यही देखता था, सोच रहा था रास्ते में कि हम अब हफ्ते के 7 दिन 8 दिन होते हैं, जुमे का दिन हमारा हाफ डे में चला जाता है, हफ्ते को आप आते नहीं है, इतवार को आते नहीं है। तो यार ये 4-5 दिन की आप क्या सर्विस कर रहे हैं और आपका मुल्क क्या हासिल कर लेगा? आपकी लेबर कितना हासिल कर लेंगे आप 5 दिन के अंदर? समझना, ये मैनेजमेंट भी नहीं हुआ। समझना, ये हुकूमत ने आगे कहा था कि वो सैटरडे की हम ऑफ कर रहे हैं, वो बाद में ख़त्म हो गई, इसलिए कि हमारी आदतें तो ख़राब हो गई ना रेस्ट करने की। वो लोग निकल जाते हैं जुम्मे को, शाम को निकल गए घूमने फिरने, एतवार की रात को आ रहे हैं, तो वो उनका प्रोग्राम मिसिंग हो जाएगा उनका सारा है। हालांकि होना ये चाहिए, छोटी सी सिचुएशन थी कि चले ठीक है आप रेस्ट करें, आप फ्राइडे के ऑफ दे दें, जो हाफ डे चल रहा था ना वो फ्राइडे पूरा कर दें, संडे कर दें। आप हफ्ते को तो काम पे बुलाएं ना उनको, है ना। उससे क्या होगा कि जो आपने पिछला जो आपने छोड़ा था वो वाइंड अप, वो आप लुक आफ्टर कर लेंगे, और जो आगे एतवार था उसको लुक आफ्टर कर लेंगे। अब आप जुम्मे को छोड़ी हुई चीज़ भी मंडे को देखी जाएगी,
है ना। अब आप बताइए, बहुत सी चीज़ें हमने बैंक की देखे हैं, डॉक्यूमेंटेशन है हमारी, मेरे अपनी चीज़ों में ट्रैप हो जाती है कि यार अब ये मंडे को खुलेगी, अदालत खुलेगी या बैंकें खुलेंगी, ये होगा जब जाके काम होगा आके। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें इन सब चीज़ों की तवज्जो की ज़रूरत है। जब हम ये तवज्जो देंगे तो महंगाई पे भी हम काबू पा लेंगे। सबसे बड़ी चीज़ एक बड़ी अहम है, हम एटमी ताकत है, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि एटॉमिक एनर्जी हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? कहीं यूज़ कर रहे हैं। वो मुल्क जो एटॉमिक एनर्जी का वो बन जाता है, जो स्टोर उसके पास होता है, एनर्जी सब होती है, वो कभी गरीब मुल्क नहीं कहलाता, वो गरीब हो ही नहीं सकता। उसके पास इतनी बड़ी यूरेनियम जैसी ताकत मौजूद है। तो हमारे मुल्क में एटॉमिक एनर्जी मौजूद है, यूरेनियम मौजूद है वाफिर मकदार में। हम एटमी चाहें तो उससे अपने मुल्क को, अपनी पूरी जितनी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हमारे, हम सबको चला सकते हैं यहाँ से, समझे ना। मगर हमने कुछ भी नहीं किया। एटॉमिक एनर्जी नाम की है कि हमारे पास है, वो यहाँ मौजूद है हमारे, बस इससे कोई काम नहीं लिया जाता है, मैं समझता हूँ। आप ये देखिए, छोटी सी मुल्क है हमारा, ये ईरान को देख लें आप, कितनी उसने ताकत होगी। आज उसके पास A to Z सब उसकी अपनी है, इसलिए कि वो इतनी ताकत था। उसने एटॉमिक चीज़ों से, एटम से हर चीज़ बनाई, एनर्जी बनाई, अपने कन्वर्ट की, उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं। हालांकि सबसे ज़्यादा दुश्मनी उस मुल्क को ही लोगों से थी सामने, लेकिन वही चीज़ें बन के दिखाई। जब तक आप अपने मुल्क में अपनी चीज़ें नहीं बनाएंगे, एक तो प्रोडक्शन कर ली, ऊपर से अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करें आप, आपके घर में जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, आपके मुल्क में चीज़ें नहीं बनेंगी, आप जब तक महंगाई पे काबू नहीं पा सकते। आप दूसरों के, वही बकौल इमरान खान के, कि आप दूसरों के गुलाम बने रहेंगे। आपको एक चीज़ चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो आप बाहर से मंगाएंगे, वो नहीं देता आपको, है। आप कॉस्मेटिक की चीज़ें मंगाते हैं, इम्पोर्टिंग नहीं देता वो आपको, है। आप बनाओ अपनी, है ना। तो आप गुलाम हो गए ना। उसने कहा पैसे का, मैं चलो मैं कम पैसे पे देता हूँ तुम्हें। तो यही तो मताले, ये जो मकासद हैं जो लोग हमसे हासिल करते हैं, मैं चाहता हूँ हमें पैरों पे खड़ा होना चाहिए। जिस तरीके से हम अपने घर को चलाते हैं, और आज तो घर कोई भी नहीं चल रहा, जब घर पूरा नहीं चलेगा तो बाहर डकैतियाँ होंगी। बिल्कुल इसी तरह आप जब अपना मुल्क नहीं चला पाएंगे, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर लेंगे, पैसा नहीं होगा, तो बड़े बड़े डकैत पैदा होंगे। जैसे हमारे हुकूमत के, हमारे कुछ लोग कहते हैं कि हुकूमत में डकैत पैदा हुए हैं, इसकी वजह क्या? पैसा तो पहले नहीं था ना इतना, और घरों में अब उन्होंने कहा और बना लो, और बना लो, जितना भी हो। मैं ये समझता हूँ आज इस वक्त मेरा अपना ख्याल है, 3 से 4 बड़ी शख्सियात अगर ये कंट्रीब्यूट कर लेती हैं आपके मुल्क के, पाकिस्तान के अंदर, तो हमारा जो है महंगाई से आधी ज़्यादा महंगाई ख़त्म हो जाएगी, हमारा जो है स्टेटस डेवलप हो जाएगा। और वो मैं खुल के ये बात बता दूं, देखिए आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ ग्रुप और मलक रियाज साहब, अगर ये अपनी अपनी आमदनी जो है डोनेट कर दें आपके मुल्क को, समझे ना, तो हमारा मुल्क जो है बिल्कुल सारे खजाना ख़त्म कर देगा और इतना खुशहाल हो जाएगा आपका मुल्क जो है, समझे ना। तो मगर ऐसा नहीं हो सकता, ये सब अपने अपने खुश है, इसलिए कि सारे खुश है। आपने वो बात की है जो नामुमकिन है, मतलब जो हो नहीं सकती है वो बात। हम और आप क्या कर सकते हैं? एक औलाद है, घने बच्चे, वो माँ बाप से यही कहेगा अब्बा ये दे दो, अब्बा दे दो, अब्बा दे दो, अम्मी दे दो, यही करेगा ना। हम भी बच्चों की तरह बैठे हैं अपने मुल्क के, एक तरह से कि हम कह रहे हैं, बड़े बड़ों से कह रहे हैं आप कुछ सोचो, ये मुल्क है, ठीक है, मुल्क की मोहब्बत ना सही, आपके जो बच्चे कोई तो यहाँ होगा, बाद में सब निकल जाएंगे, मुझे हमें पता है, हम भी हमारी औलाद है, सब निकलेंगे, बाबा हम नहीं रहते यहाँ, लेकिन हर कोई मुल्क तो नहीं छोड़ के जाएगा। आपकी गुर्बत तो इतनी है ना, आपको करना है। आपके ही मुल्क के कुछ लोग, इन्हीं अफराद जो मैं बात कर रहा हूँ, यही लोग आपके मुल्क को आखिर तक कुछ तो रहेगा, तो उनको भलाई के साथ रहो, उनको इज्जत के साथ रखें। पर डॉक्टर साहब, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा जरूरी है। सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी हुई है, पूरी दुनिया में हुई है महंगाई। अब आप ये देखें, लंदन में कुछ मेरे जानने वाले रहते हैं, वैसे कॉल पे बात हुई तो मैंने कहा सुना पाकिस्तान में बड़ी महंगाई होगी है। मैंने कहा हाँ बहुत कह रहे हैं, तो यहाँ पे भी है। अच्छा, वहाँ वसाइल भी है ना, फिर अगर वहाँ अगर महंगाई हुई है तो फिर वो हर चीज़ उसी तरह से, सैलरीज, हर एक चीज़ पर डे, वो सारी चीज़ें बड़ी होंगी। यहाँ पे ये कि महंगाई बढ़ती है पर ये चीज़ें नहीं बढ़ती, हमें शायद इसलिए लगती है। अब जैसे ही बजट आते हैं, अगर चीज़ें बढ़ रही हैं तो साथ सैलरीज भी बढ़े, हर एक चीज़ बढ़े, तो मेरे हाल से हमें भी महंगाई नहीं फील होगी, पर हमारा वही एक अमाउंट है और फिर वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो शायद हम लोगों को इसलिए लगती है। एक छोटी सी मिसाल दे दूं आपको, एक छोटे छोटे मुल्क है, मैं टर्की को ले लें है। उस दिन मैं टर्की को देख रहा था कि हमने कहा कि ये खुशहाल कैसे है ये, तो उसने बताया कि हमारी मोर देन 80% एक्सपोर्ट है। 80% हम घर यहाँ से बना के चीज़ें बेचते हैं, उनसे पैसा लेते हैं हम। अच्छा, जो हमारी डिमांड है उससे ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट है, तो हम बड़े खुशहाल हैं। जितने भी ये मुल्क हैं, आपने बात किया यूके हो, अमेरिका हो, अमेरिका सबसे बड़ा कर्ज खा लेने वाला मुल्क है,
दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा जो मखरूज है वो अमेरिका है, मगर उसने इस तरह से अपने गेम किए हुए हैं कि अपने कहीं असला में दौड़ में अपना पैसा दिया हुआ है, कहीं कुछ दिया हुआ है, और आज बड़ी खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहा है। हालांकि सबसे बड़ा मखरूज वही है, सबसे ज़्यादा क्राइसिस उधर होनी चाहिए, मगर उसके लिए उसने पॉलिसी ऐसी लगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैलेंस करता है वो अपना। चलो आप यूके की बात कर रही हैं, आप इनका देख लें, आप इनका एक्सपोर्ट रेट बहुत आगे, इनका एक्सपोर्ट रेट बहुत आगे, डॉलर देखिए, पाउंड कितना देखिए बढ़ रहा है, लेकिन स्टेबल हो रहा है ना वो, अपने अपने पाउंड को, रुपये को जो है, उनका जो रुपया पाउंड है महीना, और यहाँ के डॉलर देखिए कहाँ डॉलर लेके जा रहा है वो, कहाँ पाउंड लेके जा रहा है वो। जिसकी करेंसी, किसी भी मुल्क को अगर आपको देखना है तो उसके आपको करेंसी से अंदाज़ा कर लेंगे आप कि वो कितना स्टेबल मुल्क है वो। आपकी इनकी करेंसी बढ़ी है, हमारी दिन ब दिन कम हो रही है। हमारे बाद देखिए बांग्लादेश, मशरक़ी पाकिस्तान जो हमारा पुराना था बांग्लादेश, आप देखिए वो रुपया के कहाँ तक पहुँच गया वो, उसकी वैल्यू, उसकी करेंसी हमसे बहुत बेहतर है, जबकि वो हमारे बाद आज़ाद हुआ। इस वक्त भारत क्यों आ गया? इसलिए कि उसने करेंसी अपनी से बेहतर की हुई है हमारे से। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपने एक्सपोर्ट बढ़ाएं, अपने करेंसी को मजबूत करें, अपना जो हमारे अखराजात हैं हम उनको कंट्रोल करें। इतना नहीं होना चाहिए कि हर हमारे शहरी को दबा दिया जाए, हर जो मुलाजिम पेशा लोग हैं उनसे सबसे ज़बरदस्ती चीज़ें सल्व कर ली जाएँ। तो यार इस तरह से ये नहीं होता है। ये आपको अपने मुल्क के शहरियों का ख्याल रखना होगा, अपनी नई पॉलिसी निकालनी होगी। सबसे बड़ी बात मैंने ये की कि अपनी एटॉमिक एनर्जी को यूज़ में लाएँ आप। ठीक है डॉक्टर साहब, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से फिर वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। जी नाजरीन, लेते हैं हम एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज सुबह सुबह बहुत सारी बातें मैंने डॉक्टर साहब से की, बहुत सारी बातों ने मुझे तकलीफ़ भी पहुंचाई, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। मैं किसी को भी इस तरह से देखूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आज सुबह सुबह मैं थोड़ा सलाह सोग में जाने वाली थी, फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब टॉपिक चेंज करते हैं, वरना तो मैं अभी रो दूँगी, क्योंकि मुझे छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा मेरा दिल जो है वो कमज़ोर होता है। खैर, क्योंकि अच्छा फिर लोग कहते हैं कि यार आप लोग तो स्क्रीन पे आते हैं, आपकी तो बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, फिर अगर आप लोग इतना इन चीज़ों को दिल पे ले लेंगे तो फिर किस तरह से काम करेंगे। पर इसके साथ मैं कहती हूँ कि हम एक इंसान भी है, हमें भी हर चीज़ जो है वो फ़ील होती है। कोई तकलीफ़ में है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है या कोई भी बात है, तो हमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मुझे तो कल से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, तो उस पर ज़रूर डॉक्टर साहब से बात की। डॉक्टर साहब और बात करना चाह रहे थे, पर मैंने डॉक्टर साहब से कहा बस डॉक्टर साहब बस इतना काफ़ी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ज़रा इस पर आ जाते हैं, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, मंकी पॉक्स पे, और फिर इसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। ये पाकिस्तान में अभी तक आया है या नहीं आया? नहीं आया। देखिए अभी की जो पिछले हफ्ते की संडे तक की जो रिपोर्ट है हमारे जो नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट की जो है जी, उसमें अभी तक कोई केस हमारा मंकी पॉक्स का डिटेक्ट नहीं हुआ। तो ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अभी तक हम लोग बचे हुए हैं। हालांकि पहले ये 16 कंट्रीज़ में था, अब 24 कंट्रीज़ में फैला हुआ है ये। ठीक है। और अच्छे खासे कंट्रीज़ में है ये। लेकिन शुक्र है कि हमारे मुल्क में नहीं हुआ। ये खुदा ही की कुदरत ही समझ सकते हैं। हम समझते हैं कि इसमें हमारे यहाँ कोई शायद इंतजामिया का कोई हाथ नहीं होगा, क्योंकि हमारे तो खुली कोई पाबंदी तो कोई नहीं है हमारे यहाँ। ये देखिए ट्रेवलर ही है ना, ये बीमारियाँ जितनी भी आती हैं ट्रेवलर के थ्रू आती हैं जी। आप अगर चेक एंड बैलेंस एयरपोर्ट पे जो आपके एंट्रेंस पॉइंट हैं, जो भी हमारे बॉर्डर हैं, अगर हम वहाँ पर स्ट्रिक्टली चेकअप कर दें मेडिकली, तो कोई बीमारी हमारे यहाँ बाहर से एंट्री नहीं हो सकती उसकी। तो ऐसा नहीं होता, जबकि अभी तक खुदा का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। हमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि ये जो बीमारी आ रही है ना, जो मंकी पॉक्स जो आ रही है, ये हमारे पास आ रही है सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका से। ठीक है। यानी तो वो जो पोर्शन है वहाँ उधर के ही सारे, अमेरिका के वो पोर्शन हो गए, अफ्रीका के हो गए, घाना के हो गए। अच्छा ये पुर्तगाल तक में पिछले 28 तारीख तक के तकरीबन इसमें उन्होंने 73 केस वहाँ पर डिटेक्ट हुए थे। पुर्तगाल नज़दीक है आपका, लेकिन पट्टी वही है उनकी ना। तो हमें ये चाहिए कि ख़ासतौर पे
जिन कंट्री में ये इफेक्टिव हैं लोग हैं उनके पे तो ख़ास तौर पे पाबंद करना चाहिए कि भाई आए उनका कोई मुल्क में आता है तो ज़्यादा उनका चेकअप करें। लेकिन इसके अलावा तमाम जो अफ्रीकी कंट्री से लोग आ रहे हैं और अमेरिकन के साउथ साइड से और सेंट्रल से लोग आ रहे हैं, उनका बगैर ऐसा चेकअप के यानी सख्त चेकअप के आप उनकी एंट्री मुल्क में ना करें, तो ये आपका वायरस से आप बच जाएंगे बड़े आराम से। अच्छा तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा कि वायरस ये किस तरह का वायरस है? ये चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स उससे मिलता जुलता है या उससे ज़्यादा ख़तरनाक है? हाँ, देखिए पॉक्स का एक पूरा जो है वरियोला पॉक्स ये एक फैमिली है इनकी, जीन्स है इनकी, जो एक चला जाता है दूसरे, जैसे कहते हैं ना कि बाप थे बच्चे थे बेटे थे उनके बच्चे, तो ये इनहेरिट वहीं से है। ये मतलब बच्चे ज़्यादा खतरनाक होते हैं वैसे। बिल्कुल है कि ये भी बहुत डेंजरस है ये, और ये बिल्कुल सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स से इसकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा गहरी है, इसलिए कि इनका जो इनहेरिट है वही है पॉक्स वायरस है इसका। तो ये बड़ा शुक्र है अल्लाह का कि स्मॉल पॉक्स हमारे मुल्क से ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल कोई केस नहीं है। आफ्टर 80 जो है 1980s के बाद से हमारे पास कोई केस नहीं आया, वरना इसमें ये होता था। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दह चीज़ है वो एक है इसकी, और वो है इसके स्पॉट। ठीक है, इसमें रैशेस आ जाते हैं और रैशेस आने के बाद वो ज़्यादातर फेस पे और फ्रंट साइड पे आते हैं। ठीक है, जो फेस पे आते हैं वो ब्लिस्टर बन जाते हैं, ब्लिस्टर बन के उनका जो है फिर वो ख़त्म होकर स्कार बना देते हैं। अब ये जो स्कारिंग हो जाती है, दाग धब्बे, ये परमानेंट हो जाते हैं। अच्छा, ये नहीं हटते, तो परमानेंट होते हैं। परमानेंट होते हैं। जिनको भी स्मॉल पॉक्स हुई थी पहले जी, उनके जो स्कार बने थे आज तक मौजूद है उनके, वो नहीं खत्म हुए। इसी तरह इसके हुए, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हमारे नंबर नहीं है। मैंने इनकी बहुत सी पिक्चर देखी मॉक्स पॉक्स की, मंकी पॉक्स की, जिसमें स्कार बने हुए हैं। स्कार जो वहाँ अफ्रीका कंट्री में मैंने बताया ना जो केसेस आए इनके, तो उसमें केसेस में स्कार बने हुए हैं, तो उन लोगों को परमानेंट स्कार हुए हैं इनके। अच्छा, वहाँ पे ये थोड़ा एक्सटेंड किया है इवन कि वो ये पैरों पे भी आ गया है, हाथों पे भी है, चेहरे पे भी है, तो मैंने देखे बड़े सख्त नहीं है। तो दुआ ये करें कि हमारे मुल्क में किसी तरह ये ना आए। मैं समझी डॉक्टर साहब कह रहे हैं किसी तरह आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब ये ऐसे ही थोड़ा सा कभी कभी मैं डॉक्टर साहब के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक जरूर करती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या जानलेवा भी हो सकता है? सही, देखिए अल्लाह का शुक्र है ये कि अभी तो इससे कोई डेथ नहीं हुई हमारे यहाँ, ना बाहर हुई है। इसकी वजह ये है कि ये स्किन डिजीज है ना, ये कोई बॉडी को ऐसा डैमेज नहीं करती। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हम इसके अगर वायरस की तरफ चले जाएं तो वायरस हमारी तरफ दो तरह के होते हैं, एक डीएनए वायरस होता है, एक आरएनए वायरस होता है। ये डीएनए वायरस है। अच्छा, वो जो कोविड-19 था ना, वो आरएनए वायरस था। अच्छा, जो भी आरएनए वायरस होंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड वाले वायरस होंगे, वो बहुत रैपिडली एक्सटेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाएगा, जल्दी जल्दी स्प्रेड हो जाएंगे उनके तरीके का। और ये जो डीएनए है ये ज़रा इनके स्लो होती है, इनकी स्लो ग्रोथ होती है, स्लो एक्सपेंशन होता है, तो ये डीएनए में है, लिहाजा ये हमारी इसकी बचत हो गई है कि इतना डेंजर ये साबित नहीं हुआ, इसकी कोई डेथ नहीं हुई अभी तक। अच्छा ठीक है, चलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, पर दुआ भी यही है। और हमें, मैं ये कहती हूँ कि हुकूमत को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह ये बीमारी जो है वो पाकिस्तान में ना आए। डॉक्टर साहब, चिकन पॉक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब हर दूसरे इंसान को मुझे लग रहा है कि हो रहे हैं, क्योंकि आप अगर किसी भी वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वहाँ नज़र आते हैं। मतलब मैं कुछ डॉक्टर के पास कल गई थी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा चले जाओ क्योंकि सुबह सुबह कल उठना है 6 साढ़े 6 बजे, तो रात अच्छी गुजरनी चाहिए। तो जब मैं गई तो मैंने वहाँ 2-3 लोगों को देखा, और फिर इसका ये होता है कि ये आपको हो भी सकता है, तो मैं वहाँ से निकल के दूसरे हॉस्पिटल चली गई। मैंने कहा पता चले कि मैं जा रही हूँ किसी और इलाज के लिए और मुझे ये हो जाए मसला, और फिर 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़े, जो बिल्कुल नामुमकिन है कि मैं छुट्टी कर नहीं सकती हूँ। तो मैं इसलिए मैंने जब ये चीज़ें देखी, मैंने कहा डॉक्टर साहब से आज पूछूंगी। डॉक्टर साहब, ये चिकन पॉक्स का आप मुझे बताएं कि ये इस मौसम में आया होते हैं, स्किन के इस तरह ये भी समर डिजीज कहलाती है जी। और जहाँ भी देखिए क्राउड होगा ये बीमारी फैलेगी। और फैलने के तरीके जो है, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम जिससे हम कहते हैं, ये इन बीमारियों की ये वो सबसे जो इम्पोर्टेंट, जैसे हमने कहा था कोविड-19, अच्छा हम रेफरेंस ज़्यादा तो हम कोविड से देते हैं इसलिए कि वो इतनी पॉपुलर हो गई है, उससे लोगों ने नज़रिए बन गए उनके। अब उससे कहते हैं कि आप उससे कंपेयर कर दो कि ये क्या बीमारी है। अब उसमें ये होता था
कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे कहते हैं अगर सियासत करना सीखना है तो जरदारी साहब से सीखें, इसी तरह हम लोग कहते, मैं तो मानती हूँ इस चीज़ को। तो उसमें यह है कि आपका जो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जितनी भी सिक्रेशन है बॉडी की जी, और स्किन लीजन की जो भी सिक्रेशन, उनसे ये वायरस फैलता है। अच्छा ठीक है। अब चूंकि इसमें ज़्यादा फ्लू, चिकन पॉक्स में भी होता है फ्लू है सब चीज़ें, लेकिन इनके वायरस जो होते हैं फ्लू में नहीं होते, इनके वायरस स्किन में होते हैं। जो स्किन के ब्लिस्टर, जो स्किन रैशेज बनते हैं, फिर उसमें ब्लिस्टर मिल जाते हैं, पस्ट्यूल बन जाता है। हम लोग ब्लिस्टर और पस्ट्यूल कहते हैं जिसमें पानी बढ़ जाए, थोड़ा सा पस आ जाए, हम उसको कहते हैं। अच्छा, वो जो पानी है उसको अगर आप ये फोड़ेंगे तो पानी निकला, इसमें जरासीम है। तो अब हम यही कहते हैं, जो पेशेंट आते हैं कहते हैं देखो भाई अगर ये फूट रहा है या पानी रिसा है तो आप कॉटन से फ़ौरन उसको ड्राई करें और डस्टबिन, बंद डस्टबिन में डाल दें। अगर आप नहीं डालेंगे स्प्रेड होगा, सबको होगा। अभी तक के तकरीबन 90% केसेस ऐसे हैं कि जिस घर में, एक घर में चिकन पॉक्स होगा, बाकी सारे अफराद, सारे बच्चों को होगा। अच्छा, हाँ, इसकी वैक्सीन भी आती है। डॉक्टर साहब कोई एज लिमिट है इसकी कि कोई एज मतलब लिमिट नहीं है। अगर आप बच्चे हो तो आपको उस टाइम हुआ है, और आपकी एज थोड़ी, अगर आप जवान हो चुके हो, बचत के चांसेस ढूंढ रही हो, तो आपको फिर नहीं हो सकता। क्योंकि डॉक्टर साहब अमूमन आप ऐसी जगहों पे चले जाते हैं, फिर मेरे शोज ऐसे हैं माशाल्लाह कि मैं तो पूरे कराची घूमती हूँ। अब तो कराची की हर गली हर रास्ते का मुझे पता चल चुका है, तो इसलिए मतलब बचत के कुछ चांसेस हैं या कोई वैक्सीन है तो मैं लगवा लूं? इसकी जो ज़्यादातर जो है, इसकी जो इंसिडेंट्स हैं वो स्कूल वहीं बच्चों में होता है। अच्छा ठीक है। क्यों? बच्चे बाहर निकले वहीं से फैल गया ये, बिल्कुल है ना। अब घर में मजीद है, उसमें कैसे फैलेगा? घर तो घर में ही है ना। तो ये ज़्यादातर स्कूल गई, यानी 5 साल से 15 साल तक के बच्चों को होता है, लेकिन ये उससे छोटे बच्चों को भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? एक बड़े बच्चे को होगा, वो आपके घर में आ गया, है ना, उसी वो 5-6 साल का था, लेकिन उसी घर में बच्चे 2-3 साल के भी हैं, वो उनको भी हो गया, तो इसलिए छोटे बच्चों को भी हो गया ये। तो इसमें जो एक ख़ास इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें भी स्कार बनते हैं। अच्छा, हाँ, इसमें ये पानी जब हटेगा ना तो ब्लैक स्पॉट हो जाएंगे ये। ठीक है। ये ब्लैक स्पॉट के लिए हमारे पास जब पेशेंट आते हैं कि साहब ये तो धब्बे बन गए, अब क्या करें, ये तो पॉक्स ग्रुप लग रहा है, तो आप ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस पे कोई भी स्पॉट बाकी नहीं रहता, ये टेम्परेरी होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा। अभी तक कोई भी चिकन पॉक्स का मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई स्पॉट हो और वो रह गया हो। एक ही इसमें सजेशन है, ये पूरी की पूरी बीमारी स्पॉन्टेनियस बीमारी है, अपने आप रिजॉल्व होती है, इसमें कोई ट्यूब लगाने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है ना कि दाने निकले आपको ट्यूब लिख दें, अगर आपने उस पर ट्यूब दे दी तो वो अल्टर हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस अल्टर हो जाता है। हो सकता है कि जिस पर आपने वो ट्यूब लगाई थी अब ये वहाँ स्कार बन जाए और वो ना जाए। तो हम यही कहते हैं कुछ भी नहीं लगाएं आप। इसमें ख़ास बात ये होती है कि इसमें खारिश ज़रूर होती है मगर जलन ज़्यादा होती है, जलन ज़्यादा, बर्निंग सेंसेशन इसमें ज़्यादा होते हैं। अच्छा। इसकी वजह क्या है? ये नर्व जो हमारे जो है नर्वस सिस्टम जो है, उनकी जो नर्व एंडिंग वहाँ होते हैं ये, उसकी नर्वस सिस्टम की, नर्व्स के कोई भी लीजन्स होंगे कहीं भी होंगे, वहाँ ईचिंग नहीं होती इतनी, वहाँ पर बर्निंग होती, जलन होती है, वो ज़्यादा तकलीफ दे, वो ज़्यादा तकलीफ दे। मरीज वो कपड़े नहीं पहन सकता, बच्चे कपड़ा उठा के फेंकेगा, कह के जलन, कपड़ा टच होगा बॉडी से तो दर्द होगा, जलन होगा उसका। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने कहा ना इसके वो बहुत ज़्यादा 7 से 14 दिन उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं ये। तो इसकी अब अगर इलाके में ये पेंडेमिक हो रहा है कहीं ये, तो उसके लिए आप फौरी वैक्सीन लगवा लें। ठीक है, इसकी वैक्सीन। अच्छा, अगर एक घर में एक किसी को हो गया है तो आप वैक्सीन नहीं लगा सकते, इसलिए कि चांस यही है कि इसको भी हो रहा होगा, कुछ दिन में उसको भी अपेयर हो जाएगा। आप वैक्सीन अगर आप इन्फेक्शन पे वैक्सीन लगाएंगे तो इफेक्टिव नहीं होगी, ज़ाया भी हो जाएगा टाइम। तो ये कि वक्त से पहले वैक्सीन लगनी चाहिए। पहले जब हम लोग छोटे थे तो हमने अपने वक्तों में सारी वैक्सीन लगती थी, स्कूलों में लगती थी, चिकन पॉक्स की भी, स्मॉल पॉक्स की भी। अब ये है कि चिकन पॉक्स की स्कूलों में नहीं लग रही है, अब बाकी दूसरी लगनी है। तो मेरी यही अपील है कि ये भी वैक्सीन लगनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। सेगमेंट का टाइम ख़त्म हो चुका है। थैंक यू जी। नाजरीन, आप हमारा शो देख रहे थे वीकेंड शाइन विद एनीशा। अच्छा, जब मैं एनीशा कहती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्यों खुशी होती है मैं ज़रूर इस बात पे कहूँगी, क्योंकि जब आज से 12 साल पहले मैंने ये सिलसिला शुरू किया था तो तब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी, बहुत ज़्यादा थी, और मुझे ऐसे लगता था कि कभी मैं स्क्रीन पे नहीं आऊँगी। और अच्छा, आज ये बात करते हुए मुझे कोई ये नहीं है कि कोई सोचेगा कि अच्छा इतनी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और फिर इतनी मेहनत की है कि
अल्लाह ने बहुत मदद की है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जहाँ आप हार जाएं और आपको लगे कि कुछ नहीं हो सकता, वहाँ हिम्मत को बनाएं, अल्लाह पे यकीन रखें और आप निकल पड़ें। यकीन करें कि सब कुछ हासिल कर लेंगे। मैंने वो अपनी लाइफ में हासिल कर लिया जिसका सिर्फ सोचा था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ हासिल कर लिया है। तो कोई भी अपने आप को अगर ऐसा सोचता है कि नहीं मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, तो ये गलत है, आपकी सोच छोटी है। और अगर आप अपनी सोच को बड़ा करेंगे, मेहनत करेंगे, लगन के साथ दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोच होगी, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब लेते हैं हम एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।